नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर के जो स्टार्टर का वर्गीकरण चल रहा है उस स्टार्टर में 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया कि डीसी मोटर को प्रचालन करने के लिए 3 प्रकार के स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। एक 2 पॉइंट स्टार्टर, एक 3 पॉइंट स्टार्टर, एक 4 पॉइंट स्टार्टर। मतलब एक 2 बिंदु वाला स्टार्टर, एक 3 बिंदु वाला स्टार्टर और एक 4 बिंदु वाला स्टार्टर प्रयोग करते हैं। तो 4 बिंदु वाला स्टार्टर क्या होता है, इससे पिछले वीडियो में आपने 3 बिंदु अर्थात 3 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन किया। और दोस्तों, इतना बारीकी से अध्ययन करवा रहा हूं कि आप यदि किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के पेपर को उठाकर देखते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जाता है जिसका आंसर मैंने पढ़ाया नहीं हो आप लोगों को। बस आप लोग थोड़ा समझने में ये देख लेते हो कि ये बस वीडियो समझ में आ गया या ये टॉपिक समझ में आ गया, इसको आगे क्या देखेंगे। नहीं, आप वीडियो को स्किप कर देते हो, बीच में रोक देते हो, छोड़ देते हो। ऐसा करने से ही आपको नुकसान होता है। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट एंड तक पूरा देखोगे तो आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऐसा कोई प्रश्न नहीं छूटेगा कि जो प्रवेश पेपर में नहीं आया हो, किसी पिछली भर्तियों में, किसी कंपटीशन एग्जाम के पेपर में नहीं आया हो। मैंने सब कुछ बताया है, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए लास्ट एंड तक देखते रहिए ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज उत्पन्न ही नहीं हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है और 3 पॉइंट व 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या होता है। अंतर देखेंगे किस एक दोष के कारण या किस कमी के कारण 3 पॉइंट स्टार्टर को रिजेक्ट किया जाता है और 4 पॉइंट स्टार्टर को प्राथमिकता दी जाती है। क्या कारण था और उस स्टार्टर में क्या दोष था, क्या कमी थी जिसके कारण 3 पॉइंट स्टार्टर को छोड़ा और 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण किया। आज उन सब के बारे में देखते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि प्रवेश पेपर में आया हो और आपको मैंने नहीं पढ़ाया हो। एक तो ये याद रखना, लेकिन वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको आपका जो टॉपिक है संपूर्ण समझ में आ जाएगा। तो आपको आज क्या देखेंगे, 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर ये देखेंगे आज। 4 बिंदु परिवर्तक, ये दोस्तों डीसी मोटर को चलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब देखो, 4 बिंदु स्टार्टर पढ़ने से पहले मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं। जब तक सर्किट डायग्राम नहीं सीखोगे आप, इसकी आंतरिक संरचना नहीं देखोगे, इसके कनेक्शन नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। सर्किट डायग्राम में एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाता है। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं कैसा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है और किस प्रकार से इसका संयोजन डीसी शंट व कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। आपको बताता हूं, देखो ये कुछ स्टड रहेंगे जिनकी कोई गिनती नहीं होती। आपको सिर्फ कितने स्टड होते हैं इनकी कोई गिनती नहीं होती है। ये 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी हो सकते हैं। ये आपके रहेंगे स्टड। ये हैं आपके 4 पॉइंट स्टार्टर के स्टड हो गए। किसके होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था इससे पिछली वीडियो में कि ये ब्रास के बने होते हैं। किसके रहेंगे, ये ब्रास के रहेंगे। अब इनके ऊपर पीछे क्या लगाएंगे, ये लगा दिया आप लोगों ने रेजिस्टेंस। ये किसके होते हैं, यूरेका के होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, एक एक पॉइंट पॉइंट फिर भी आज बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने यदि नहीं देखा है तो वीडियो पिछली देख लेना, यदि वो देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये आपके क्या है, ये दोस्तों स्टड है। इनके ऊपर पीछे रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होगा, ये लगेंगे आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगेंगे। अब यहां में ये एक धातु की पत्ती होती है, कॉपर की होती है वैसे तो। अब ये क्यों लगती है, ये नहीं लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगेगी कि नहीं लगेगी वो भी बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है, ये कॉपर की स्ट्रिप आती है यहाँ पे एक। ये आ गई। अब देखो, आप गौर से देखोगे यहां आपको क्या मिलेगी, एक स्प्रिंग मिलेगी आपको, स्पाइरल स्प्रिंग मिलेगी जो किसकी होती है, फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। यहां आपको एक स्टड मिलेगा फ्री। ये तो सारे रेजिस्टेंस के स्टड हैं, एक स्टड आपको मिलेगा, ये फ्री मिलेगा आपको। ठीक है ना, इसको ऑफ स्टड कहते हैं। यहां से ऑफ स्टड के बाद यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा एक आपको कनेक्टिंग आर्म। ये कनेक्टिंग आर्म होती है, संयोजक भुजा बोलते हैं, जो सप्लाई प्रदान करती है स्टार्टर को। ठीक है ना, और यहां मिलेगी आपको एक एनवीसी। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा आपको मैं। यहां मिलेगी आपको एक एनवीसी, ये एनवीसी होगी।
अब देखो यहां से क्या करेंगे, एनवीसी के बाद एनवीसी में वाइंडिंग कैसी होगी, एनवीसी पतले तार की अधिक टर्नों की वाइंडिंग होगी। लिखते थे ना आप सब, यहां मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, यहां एक ओएलसी मिलेगी, ये भी यहां पे एक ओएलसी मिलेगी आप लोगों को। ये ओएलसी लगी होती है, ये कैसी होती है, ये मोटे तार की कम टर्न की होती है, ठीक है ना, ये मोटे तार की कम टर्न की होती है। इसका संयोजन बताता हूं आप लोगों को। देखो अब क्या रहेगा, ये स्टेट नंबर 1 2 3 4 5 6 इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती है, 8 स्टेट हो गए। अब देखो ये क्या है, ये आर है, कौन से, ये रेजिस्टेंस है, कौन सा, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ये किसके होते हैं, ये यूरेका के होते हैं। और ये किसके हैं, ये ब्रास के होते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता हूं, देखो आप गौर से देखते चले जाना। और आपको अब बताता हूं कि इनका संयोजन कहां होता है। यहां एक आपका आर्मेचर रहेगा, चाहे डीसी शंट मोटर लगा देना चाहे कंपाउंड लगाना है, ये इसका आर्मेचर रहेगा। आर्मेचर के साथ आप लोगों को ये 2 कार्बन ब्रुश होते हैं आर्मेचर के ऊपर, इनका कार्बन का संयोग, ये कार्बन ब्रुश हो गए, ये आपका आर्मेचर हो गया। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग 4 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा हूं आज मैं आप लोगों को, ये शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। अब देखो ये सारा का सारा किसके श्रेणी क्रम में होना चाहिए, ये श्रेणी क्रम में होना चाहिए आर्मेचर के, तो यहां लगाएंगे इसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, ये लगा दिया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। आप गौर से देखते जाना, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया। अब यहां देखो ये एनवीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि एनवीसी फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, ये देखा आप लोगों ने, एनवीसी कहां, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, जबकि ये सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में होती है। लेकिन आज इसको फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं करेंगे, कहां संयोजित करेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कहां संयोजित करेंगे। देखो अब इसको ये तो ये है, ये अपना जो स्ट्रिप है ये कॉपर की, यहां से इसका संयोजन कहां करेंगे, एनवीसी मान लो फील्ड वाइंडिंग को, ये संयोजन एनवीसी के पास जाएगा। तो इसमें सप्लाई देखो, इसको ये कनेक्टिंग आर्म है, कनेक्टिंग आर्म है, और इसकी सप्लाई यहां से ये मिलेगी आपको, ठीक है ना, एक एक पॉइंट बताऊंगा। इसकी सप्लाई ओएलसी से इसकी सप्लाई मिलेगी। अब इसकी सप्लाई देखो यहां से क्या होगा, एक आपके पास ये मिलेगा आप लोगों को, एक प्लंजर मिलेगा आपको, ये प्लंजर हो गया, ये हुआ प्लंजर, ये, और इसके ऊपर 2 कॉन्टैक्ट बिंदु होते हैं, ये हुआ कॉन्टैक्ट बिंदु। अब देखो इसके कॉन्टैक्ट बिंदु के संयोजन कहां होंगे, एक संयोजन तो ये होगा और एक संयोजन आपका ये होगा। एनवीसी के दोनों संयोजन, प्लंजर के ऊपर एनवीसी के दोनों संयोजन आते हैं, एक तो ये याद रखना। उसके बाद देखो ये संयोजन होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका संयोजन देखो यहां से ये संयोजन आता है, ये एनवीसी का दूसरा सिरा आता है, एनवीसी के एक सिरे में सप्लाई ये आ गई और एनवीसी के एक सिरे में सप्लाई यहां से देंगे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना, और ये आ गया एक वायर उठ के यहां पे आ गया और इसमें से ये वायर उठ के यहां पे गया। एनवीसी का एक जो सिरा है उसमें सप्लाई यहां से मिली, कहां से, इस स्ट्रिप से मिली यहां से। फिर उसी सिरे से सप्लाई किसको दी, फील्ड वाइंडिंग को दी। दूसरे सिरे को सप्लाई कहां से आएगी, इस रेजिस्टेंस से आएगी, और फिर यहां इनका संयोजन कर देंगे माइनस से, ये आ गया आपका ये ऋणात्मक से हो गया। अब आपके पास देखो दोस्तों कितने पॉइंट होंगे, पॉइंट बताता हूं आपको। देखो एक संयोजन आपका ये आएगा यहां से, कहां से, ये संयोजन उठ के आएगा यहां से, और ये आएगा एक संयोजन ये आएगा, तो आपके पास संयोजन होंगे 2, एक तो हो गए 4 होंगे, एक तो ये L1, एक ये L2 और ये F और ये A, ठीक है ना, 4 संयोजन, इसलिए इसको 4 यहां तक का 4 पॉइंट स्टार्टर आता है, ये नीचे की तरफ मोटर आते हैं, इसको यहां लगा देते हैं, कोई बात नहीं, यहां F ये लगा दिया। अब देखो यहां ये L1 है ना, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, यहां लगाएंगे फ्यूज, यहां लगाया फ्यूज और यहां भी लगा दिया फ्यूज, ठीक है ना, और यहां लगाएंगे एक डीपीआईसी लगाएंगे, कहां लगाएंगे, डीपीआईसी, डबल पोल स्विच लगाएंगे, डबल पोल मेन स्विच लगा दिया ये, और ये दे दिया आप लोगों ने प्लस L और ये प्लस माइनस D से सप्लाई दे दी। ये आप लोगों का हुआ सर्किट डायग्राम कंप्लीट। इसका संयोजन देखो, अब आप लोग देखोगे कि अब मैं इनके नाम लिखूंगा आप लोगों को, ये क्या है, ये आपको के फ्यूज हैं, ये फ्यूज हैं, ये अब बताओ OLC कहां है, देखो OLC की बात करते हैं। अब यहां लिखेंगे OLC
सप्लाई के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के श्रेणी क्रम में होती कैसी है, मोटे तार कम टर्न की होती है। फिर एनवीसी की बात करें, एनवीसी इनके कार्य बताऊंगा आप लोगों को, वैसे तो पिछली वीडियो बता चुका हूं। एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल होती है, 9 वोल्ट, जिसको शून्य भार कुंडली बोलते हैं, शून्य भार कुंडली। इसको होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, याद रखना। होल्डिंग काफी बार परीक्षा में आता है। होल्डिंग कॉइल, होल्ड करना किसको, ये होल्डिंग कॉइल होती है, ये करेगी इस हैंडल को होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी, और इसका नाम है ओवरलोड कॉइल। इसका क्या नाम है, ओवरलोड कॉइल। ये अधिक धारा से सुरक्षा करती है और ये मोटर को चालू अवस्था में बनाए रखती है। दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों, याद रखना, दोनों के दोनों सुरक्षा युक्ति हैं। काफी बार परीक्षा में है, ये दोनों क्या है, ये सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी डिवाइस है, मोटर की सेफ्टी डिवाइस है दोनों के दोनों, ठीक है ना। ये होगी बात इनकी। और ये क्या है, ये आर कौन सा, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मैंने आपको लिखा दिया। कहाँ लगता है ये स्टार्टिंग मोटर के चलाने में, शुरू में, मोटर के शुरू में, स्टार्टिंग के समय, मोटर के स्टार्टिंग के समय आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, कहाँ है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये लगते हैं। कौन से, ये आर, कौन से, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगते हैं। अब देखो ये क्या है, ये कनेक्टिंग आर्म है, किसकी है, आयरन की होती है। और यहाँ एक कीपर लगा होता है, काफी बार पूछिए क्या है ये कीपर। कीपर क्या करेगा, ये देखो इसके जाके अंदर, इसके अंदर घुस जाएगा, इसको होल्डिंग, ये होल्डिंग कॉइल पकड़ लेगी, ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी। अब आगे देखोगे आप लोग, एक पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, ये क्या है, E1 E2 और ये आर होता है। कौन सा आर है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव, सुरक्षा प्रतिरोध। ये होता है प्रोटेक्टिव, याद रखना, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं सुरक्षा प्रतिरोध, सुरक्षा प्रतिरोध बोलते हैं। कहां लगता है, देखो अब प्रश्न एक ही आता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर व 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या होता है। एक अंतर आता है कि ये एनवीसी जो लगा रखे यहाँ पे, ये एनवीसी का एक सिरा ये था, देखो ये अपना यहां से लगाएं, सप्लाई यहां से आई इसके पास, ये सप्लाई यहां से आती है, ये सप्लाई, ये सिरा उठ के इसके यहां से निकल, इसको हटा देते थे पहले, और ये सिरा यहां से हटा के, देखो इसको सिरा हटाएंगे और इसके सिलेंडर में ऐसे लगा देंगे, ये चला जाएगा, ये ऐसे लगा देते थे पहले से। ये था 3 पॉइंट स्टार्टर का कार्य। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब कैसा करेंगे, इसको संयोजन तो यहां करेंगे और इसका संयोजन यहां करेंगे। अब क्या हो गया कि ये जो एनवीसी है, ये फील्ड कॉइल से स्वतंत्र हो चुकी है। फील्ड कॉइल में धारा का परिवर्तन होगा, उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फील्ड कॉइल में प्रतिरोध का अंतर होगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये फील्ड कॉइल से स्वतंत्र हो चुकी है। तो अब समस्या क्या थी, देखो समस्या ये थी, मैं आपको बताता हूं कि जब मोटर की गति कंट्रोल करते हैं, मोटर का गति नियंत्रण करते हैं। अब आपको पता है मोटर का गति नियंत्रण कितनी विधियों से करते हैं, 2 से करते हैं। एक था आर्मेचर कंट्रोल और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल आप लोगों ने देख लिया, वीडियो नहीं देखा तो देख लिया। फील्ड कंट्रोल विधि से, फील्ड कंट्रोल मेथड, एक तो विधि थी। अब देखो फील्ड कंट्रोल का मतलब क्या था, जैसे आपको मैं बताऊं, फील्ड कंट्रोल का मतलब ये था, जैसे आपका आर्मेचर था, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग थी। बताता हूँ फील्ड कंट्रोल क्या था। और ये आप लोगों ने सर्किट जो पूरा करोगे कार्बन ब्रश लगा के, ये ऐसे सर्किट, ये ऐसे, ये शंट मोटर की बात कर रहा हूँ। अब ये आप लोगों ने सप्लाई दी, ये डीसी सप्लाई। अब फील्ड कंट्रोल का मतलब था कि फील्ड के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाकर, फील्ड के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगाया तो इसका जो फाई एस एच है वो कम होगा। देखो फाई एस एच कम होगा तो मोटर की गति बढ़ेगी। ये था फील्ड कंट्रोल। अब देखो यहाँ इसके श्रेणी क्रम में जब रियोस्टेट लगा दे यहाँ पे, तो क्या होगा, पहले क्या था कि एनवीसी का प्रतिरोध बढ़ जाए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एनवीसी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आप लोग इसके प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो एनवीसी में वोल्टेज कम होगा। और ये क्या होगा, यहाँ से कनेक्टिंग आर्म, इसके जो कि स्प्रिंग खींच के रखी है, वो स्प्रिंग इसको वापस खींच लेगी और मोटर ट्रिप हो जाएगी बार बार। इसलिए फील्ड कंट्रोल विधि में वो समस्या थी कि मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है, मोटर बंद हो जाती है।
अब क्या करेंगे, बंद होती है क्योंकि एनवीसी इस कनेक्टिंग आर्म या हैंडल को छोड़ देती है, अपने संयोजक भुजा को छोड़ देती है, इससे ये मोटर बंद हो जाती है। अब आज क्या किया आप लोगों ने, आज क्या कि इस एनवीसी को एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्ट बोल जाएगा ये जल न जाए, इसलिए इसकी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया कि इसको जलने से बचाएगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनवीसी को जलने, अधिक वोल्टेज से जलने से बचाता है कि अधिक वोल्टेज का झटका आता है तो इसको जलने नहीं देगा, इसलिए ये एनवीसी की सुरक्षा करता है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनवीसी की सुरक्षा करेगा, एनवीसी को जलने से बचाएगा। अब ठीक है, अब देखेंगे आगे, देखो यहां से इस कनेक्टिंग आर्म को उठाकर यहां किया आप लोगों ने, यहाँ 1 नंबर स्टेट पे लेके आएंगे, गौर से देखना, 1 नंबर स्टेट पे लेके आए तो सप्लाई कहाँ गई, यहाँ गई सप्लाई, देखो यहाँ गई सप्लाई में धारा यहाँ गई, इससे यहाँ गई धारा, इसमें यहाँ गई, ये आई धारा होती, ये आई। अब देखो यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज होता है, कहाँ के है, ये सप्लाई यहाँ पे आई, तो ये कहाँ लग गया, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लग गया। लेकिन आगे देखो सप्लाई 2 भागों में बट गई, ये कनेक्टिंग आर्म यहाँ आएगा तो कनेक्टिंग आर्म इसके साथ टच होगा, इसके साथ, तो सप्लाई सीधे डायरेक्ट यहाँ आ गई। ये सप्लाई किस में गई, देखो ये सप्लाई गई है आपकी यहाँ पे एनवीसी में गई है, एक तरफ एनवीसी में गई है और एक तरफ ओएलसी में गई, ये दोनों कॉन्टेक्ट बिंदु यहाँ आ गए, इनका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि तो बाद में बताएंगे आपको, अभी बताएंगे। अब देखो एक ये आगे एनवीसी में सप्लाई होते यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से, और यहाँ इसको ये नेगेटिव मिल गया तो ये लग गया इसके श्रेणी क्रम में। तो अब पूछा जाता है कि प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, ये एनवीसी के श्रेणी क्रम में लगता है। मतलब एनवीसी कहाँ संयोजित हो गई, आज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में न संयोजित होकर ये लग गई एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में सप्लाई के सीधे संयोजित होती है। क्या लिखेंगे, एनवीसी का, आज एनवीसी का संयोजन कहाँ लिखेंगे, ये एनवीसी एक सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी में संयोजित सीधे सप्लाई से संयोजित होती है। और 3 पॉइंट स्टार्टर में कहाँ थी, याद रखना बात, प्रश्न पूछा गया 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कहाँ संयोजित होती है, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। 4 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी कहाँ संयोजित होगी, एक सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सप्लाई के सीधे संयोजित होती है। बस ये इसके श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगेगा और सप्लाई से सीधे लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फील्ड कंट्रोल विधि का प्रयोग करोगे तो मोटर बार बार ट्रिप नहीं होगी, ये सीधे सप्लाई से संयोजित होगी, मोटर बार बार ट्रिप नहीं होगी। इस समस्या से, ये कौन सा दोष था 3 पॉइंट स्टार्टर में, मैंने आपको बताया था ये ट्रिप दोष था, ट्रिप एरर दोष से मुक्ति पाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया, जिससे एनवीसी को डायरेक्ट सप्लाई से संयोजित कर दिया। अब देखो ये सप्लाई यहाँ आ गई, अब क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में ये रेजिस्टेंस लगा भी देते हो फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि फील्ड वाइंडिंग से एनवीसी स्वतंत्र हो चुकी है, इसकी धारा में परिवर्तन, इसके कोई ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब गौर से देखना, आपको पॉइंट टू पॉइंट एक बात और बताता हूँ, यदि इस पर लोड बढ़ता है, किसके ऊपर, मोटर पर यदि लोड बढ़ाया, देखो यहाँ लोड ये अपने बढ़ाएंगे पुली पे, यहाँ लोड बढ़ाया आप लोगों ने, मोटर पे लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइन धारा बढ़ेगी। लाइन धारा कहाँ है, ये लाइन धारा आ गई, यहाँ से ये लाइन धारा आ गई, लाइन धारा बढ़ेगी तो इस ओएलसी में, ये क्या है ओएलसी में लाइन धारा बढ़ेगी तो ओएलसी चुंबक बनना, अधिक मजबूत चुंबक बनेगी। जो ही धारा फिर बढ़ती है, लोड बढ़ाते हैं फिर धारा बढ़ती है, देखो धारा बढ़ेगी, लोड बढ़ाएंगे तो IL का मान बढ़ेगा, ये IL यहाँ पे है क्योंकि लाइन धारा ये है, IL का मान बढ़ेगा तो OLC में धारा बढ़ेगी। देखो OLC किस श्रेणी क्रम में है, OLC, ओवरलोड कॉइल में धारा बढ़ेगी तो ये इसका चुंबक के फ्लक्स मजबूत, ये चुंबक तो अधिक होगा, इसका चुंबक तो जो ही अधिक होगा तो इस लीवर को खींचेगी ऊपर, देखो लीवर को ऊपर खींचेगी क्योंकि ये लोहे का है, ये किसका है, लोहे के। लीवर को ऊपर खींचेगी तो क्या होगा, दोनों कॉन्टैक्ट बिंदु किसके, एनवीसी के दोनों कॉन्टैक्ट बिंदु शॉर्ट हो जाएंगे ऐसे। जो ही शॉर्ट होते हैं तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और डीमैग्नेटाइज होते ही ये कनेक्टिंग आर्म वापस अपने स्प्रिंग के दबाव से वापस आ जाएगी। स्प्रिंग किसकी है, फास्फर ब्रोंज की है। स्प्रिंग का काम क्या है, ये इसको विपरीत दिशा में बल लगाना, कनेक्टिंग आर्म के संयोजक भुजा के विपरीत दिशा में बल लगाना, और एनवीसी जो ही अपना डीमैग्नेटाइज होती है तो वापस इस हैंडल को ऑफ स्थिति में लाके छोड़ देना, ये इसका डीमैग्नेटाइजिंग का काम होता है। ये तो था इसका कार्य, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करती है, OLC हमेशा अधिक धारा से सुरक्षा करती है, किसकी, डीसी शंट या कंपाउंड मोटर की अधिक धारा से सुरक्षा करती है। अधिक धारा कब होगी, जब लोड का मान अधिक होगा या फिर शॉर्ट सर्किट का होना,
शॉर्ट सर्किट होगी तो भी काम कर जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ये अधिक धारा से सुरक्षा करती है। और एनवीसी इसको हैंडल को पकड़ के रखती है। और उसके बाद देखो एक चीज़ और आ गई, यहाँ आ गई। इसमें एक चीज़ थी पहले कि पूछा जाएगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी किसके द्वारा चुंबकित होती है, मैग्नेटाइज होती है। तो पहले तो इसकी धारा के, याद रखना, पहले तो इसकी धारा के बराबर था कि पहले शंट फील्ड की धारा से मैग्नेटाइज होती थी। 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड की धारा से मैग्नेटाइज होती है, लेकिन आज ये अलग से मैग्नेटाइज होती है। तो शंट फील्ड की धारा का इसके ऊपर कोई रोल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे कि एनवीसी अलग से सप्लाई से धारा पाकर मैग्नेटाइज होती है। ये होगी बात। देखो उसमें क्या था, यदि शंट फील्ड माना कि एनवीसी कहीं से ओपन हो जाती है, गौर से देखना, माना कि एनवीसी कहीं से ओपन होगी या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग कहीं से ओपन होगी। अब इसमें मान लेते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है, गौर से देखना, शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन होगी तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह बंद हो जाएगी, तो अवशिष्ट लेकिन मोटर बंद नहीं होगी। याद रखना बात, क्योंकि एनवीसी का संपर्क तो अलग से है, मोटर बंद नहीं होगी, तो मोटर की गति अत्यधिक चली जाएगी। और चलती अवस्था में यदि ईबी मोटर की गति अत्यधिक होती है तो क्या होगा, मोटर अधिक धारा पाकर जल जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, ईबी का मान कम हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपाती, ईबी किसके समानुपाती, ईबी समानुपाती होता है फ्लक्स के। फ्लक्स का मान कम हुआ तो क्या होगा कि ये मोटर जल जाएगी। लोड पे यदि मोटर चल रही है और यदि इसमें फील्ड वाइंडिंग का तार टूट जाता है तो मोटर की गति अत्यधिक हो जाती है। लेकिन नॉर्मली स्पीड पे यदि फील्ड वाइंडिंग का तार ये सर्किट ओपन होता है तो गति अत्यधिक चली जाएगी, क्योंकि एन समानुपाती होती है फाई। फ्लक्स का मान घटता है तो मोटर की गति बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि उस 3 पॉइंट स्टार्टर में यदि फील्ड वाइंडिंग ओपन होती है तो मोटर बंद हो जाती थी, लेकिन यहाँ मोटर की गति अत्यधिक चली जाएगी। याद रखने वाली बात होगी। 4 पॉइंट स्टार्टर में यदि फील्ड वाइंडिंग कहीं से ओपन हो जाती है तो मोटर की गति अत्यधिक हो जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें क्या कि एनवीसी ओपन होगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि एनवीसी का तार यहाँ से टूट गया तो क्या होगा, एनवीसी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन वहाँ क्या था, एनवीसी ओपन हो गई तो भी मोटर बंद थी और ओएलसी ये शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन थी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में थी तो मोटर बंद होगी। इसलिए कहते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ मोटर की गति में परिवर्तन किया जाता है वहाँ 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्थिर गति वाली मोटरों में 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग, और जहाँ मोटर की गति में परिवर्तन होता है वो भी किसके कारण, मोटर की गति में फील्ड कंट्रोल विधि का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ इस 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार परीक्षा में यही पूछा जाता है। तो दोस्तों 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या हुआ, सिर्फ एक इस एनवीसी के संयोजन का ही अंतर हुआ, और दूसरा एक ट्रिप एरर दोष को दूर किया। तीसरा अंतर क्या हुआ कि यह जहां मोटर की गति कंट्रोल करनी होती है वहां 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहां मोटर की गति कंट्रोल करनी होती है वहां 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये चाहे शंट मोटर चलाओ चाहे आप कंपाउंड मोटर चलाओ, दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन सीरीज मोटर के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। और हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। बाकी इसलिए और गहराई से अध्ययन करोगे तो 3 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन जरूर कर लेना, क्योंकि 3 पॉइंट स्टार्टर सेम टू सेम है। मैंने 3 पॉइंट स्टार्टर के वीडियो में आपको सारी बातें बताई हैं, प्रश्न भी बताए हैं, कौन सा प्रश्न कहाँ होता है वो भी बताए हैं, तो उसका अध्ययन कर लेना आप लोग, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जो दोस्त पहले वाली वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल पर नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।